Okay, so we'll begin the session now. Myself, Divyanshi Srivastav, and I got All India rank 54 in NIMSET 2022, in NIMSET 2020, and right now I am in MNN IT Allahabad. So we are here to discuss the last few days strategies of NIMSET. So like my major point would be to don't go for any other new topic that you haven't studied up until now. For example, if you haven't touched differential equations as of now, so don't go for it. Rather than like picking up a new topic, you should focus and you should devote that time into revising the previous ones, the topic that you are already good at. तो अभी तक you would know कि कौन से topic में you are good and which topic you are struggling with. So like the first and the foremost point is to identify those topics. तो अभी तक तब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, निमसेट बस आने वाला है, तो अभी तक आपको इतना पता होगा कि कौन से टॉपिक्स आपको आ रहे हैं अच्छे से और कौन से टॉपिक में यू नीड हेल्प. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज all those topics जो आपको पता है कि you can do good in, you can score well in that topic. And फिर उन सारे टॉपिक जैसे जो मेजर पोर्शंस है टॉपिक लाइक ट्रिग्नोमेट्री इज देयर, वेक्टर इज देयर, जिसका मेजर पोर्शन आता है निमसेट में, तो यू शुड फोकस ऑन दैट टॉपिक मोर. तो इससे क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वेक्टर पहले खत्म कर लिया, तो ऐसा माइंडसेट बन जाएगा कि हमने काफी कुछ अब तक कवर कर लिया है. Then go for the topics that are important but you're not sure of them, या जिसमें थोड़ी सी आपको हेल्प लगती है या उसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं इतने इजीली, तो उसके बाद उस पे वर्क करो. एंड डू नॉट गो फॉर द टॉपिक जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और आपको उतना आता भी नहीं है उसमें, तो न्यू चीज तो बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करनी है. और अब तक जैसे सर ने बताया होगा कि एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करने को, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स या फॉर्मूलाज, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है उसका रजिस्टर मेंटेन करना इज अ मस्ट, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स में हम पूरा जो भी रजिस्टर में कितने सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके होते हैं, तो वी वोंट सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन ऑल टुगेदर इन द लास्ट मोमेंट. तो इट्स बेटर कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं और जो जो ट्रिक्स काम आती हैं, वैसे तो देयर नो सच थिंग कॉल्ड ट्रिक, बट कुछ कुछ लाइक ट्रिक्स इन द सेंस की जो रेपिटेटिव स्टेप्स हम अपने क्वेश्चंस में करते हैं उसको क्लब करके एक छोटी सी चीज बना दिया. जो हाँ, और वन मोर मेजर थिंग कि अगर जैसे ट्रिक्स की बात आई है, तो हमें बहुत सारी ट्रिक्स मिलती है यूट्यूब पे, हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए एक्चुअली ट्रिक होती है. तो डोंट गो फॉर ट्रिक, अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हें स्ट्रॉन्ग रखो, और ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं हो रहा है तो फिर उसकी ट्रिक्स पढ़ लें. अगर ट्रिक्स ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है हमारे मॉक्स में या पहले नहीं करके देखा है, तो फाइनल एग्जाम में जाके बिल्कुल भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं. जो भी एक्सपेरिमेंट करना है यू शुड हैव डन इट इन द मॉक्स. और अभी भी आई गेस मॉक्स चल रहे होंगे, मॉक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि वैसा माइंडसेट हमारा बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो जो हम एग्जाम में बैठते हैं और उस जैसे क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, बट उस टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इज द मेन थिंग एक्चुअली. कि क्वेश्चन होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली इट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एज इम्पोर्टेंट एज कि उतने टाइम फ्रेम में हमें क्वेश्चन करना है. तो मॉक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. मॉक्स में आप सारे मॉक्स दो, जितना भी पहले आपने मॉक्स दिया है उसको अपसॉल्व जरूर करना है. मतलब मॉक्स देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट इज अपसॉल्विंग दोस मॉक्स जो हमने पहले अभी तक दिए हैं. इससे क्या होगा, जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आया है तो अब आ गया, अभी हमने उसको उसका सोल्यूशन देख लिया, या कुछ बेटर अप्रोच हमें दिख रहा है, तो मॉक्स के सोल्यूशंस में वो भी हमें दिख जाता है. मॉक्स में अभी भी मार्क्स नहीं आ रहा है जिससे बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, तो इस वजह से दे नहीं रहे. ऐसा नहीं करना चाहिए कि मॉक्स देना नहीं है बिकॉज मार्क्स नहीं आ रहे हैं उतने. मॉक्स में मार्क्स आना नहीं आना इज सेकेंडरी, मॉक्स देना इज द प्राइमरी थिंग. मॉक्स दो, अभी जैसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो नेक्स्ट मॉक में अगर उससे सिमिलर क्वेश्चन आएगा तब तो वो होगा, तब नहीं हो रहा है तो दैट इज द प्रॉब्लम कि आपने पहले अच्छे से सॉल्व नहीं किया. तो एक बार ये क्वेश्चन आपने देख लिया तो उसको रिपीटेटिव सॉल्व करो,
उससे बेटर अप्रोच देखो जो सोल्यूशन में लिखा रहता है, या आपको अगर कुछ बेटर अप्रोच कहीं और से मिल रहा है तो उसे फॉलो करो। और मॉक्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है मतलब, हाँ ऐसा बहुत बहुत मतलब मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ था कि मॉक्स में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाता है, बट जब ये मॉक्स में इम्प्रूवमेंट दिखता है तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल अलग वे में बूस्टअप हो जाता है। तो टारगेट फॉर दैट, लाइक थिंक ऑफ दोज मोमेंट जहाँ पे आपने अच्छा किया हो, कभी ना कभी तो अच्छा किया ही होगा डेफिनेटली। तो जब भी मॉक्स देने की बारी आए तो थिंक ऑफ दोज मोमेंट, और ऐसे प्रैक्टिस से ही वो होगा। ऐसा क्या होगा कि अभी आप डिमोटिवेटेड हो, मॉक्स आपको नहीं देना है, तो आपने ये वाला मॉक नहीं दिया, तो फिर नेक्स्ट मॉक भी देने का मन नहीं करेगा क्योंकि हमने पहले भी हमारी इंप्रूवमेंट नहीं दिखी। फिर ऐसे करते करते ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, हमारी एक्सपोनेंशियल डीके हो जाएगा एक्चुअली, कि हमारी ग्रोथ तो कुछ नहीं हो रही है। फिर धीरे धीरे करके, मैम आपके मॉक्स में कितने मार्क्स बनते थे, सबका यही क्वेश्चन है। तो मॉक्स में पहले एक्चुअली जो मॉक पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, जिस टाइप का पेपर बनाया गया है उस पे वो होता है। ऐसा नहीं है कि 600 मार्क्स आर गुड और 800 मार्क्स आर गुड एंड 400 मार्क्स आर बैड। जिस जो डिफिकल्टी लेवल होता है मॉक का और लिमिटेड का भी, उस पे डिपेंड करता है कि मार्क्स आपके कितना मैटर करते हैं। बस आपका एक्यूरेसी बहुत बहुत मेजर फैक्टर है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे कि जब मैंने दिया था मॉक, जब मैंने दिया था वो निमसेट वाला पेपर 2020 वाले में, तो जैसा सर मॉक दे रहे थे कोचिंग में, ऑलमोस्ट वही डिफिकल्टी लेवल का हमारा उधर भी आया था। तो मेरे स्टार्टिंग में मतलब मेरा 550 प्लस बन रहा था, फिर धीरे धीरे करके मेरा 600 की रेंज में आने लगा, फिर धीरे धीरे 700, और कभी कभी 800 तक भी टच हो जाता था। तो इससे ज्यादा भी मेरा तो कभी नहीं किया, जैसे हम मॉक्स के लेवल होते थे वैसे। बट ऐसे है जैसे कि बहुत हार्ड पेपर बन गया किसी कभी कभी, तो उसमें जैसे 400 500 भी आ रहे हैं तो इट्स ओके। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। और जैसा क्वेश्चन था, लेवल ऑफ निमसेट एग्जाम इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ मॉक्स। तो लाइक ड्यूरिंग माय टाइम इट एग्जैक्टली वाज लाइक एग्जैक्टली सेम लेवल था। जैसे 2019 का जो 2018 और 2019 का डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था। जैसे 2019 में बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ गया था, तो उसमें थोड़ा सा माइंडसेट देखना पड़ता है कि हम इजी मॉक्स की हमें मतलब वो वी आर कस्टम टू इजी लेवल वाले मॉक्स, बट सडनली डिफिकल्ट आ गया, तो वो अपने माइंड को काम करना इज द मेन थिंग। आरडी ऑब्जेक्टिव, सी फॉर मैथ्स आई वुड प्रेफर आरडी शर्मा इज अ मस्ट। और उसके बाद जो 41 ईयर्स 42 ईयर्स वाली जेई मेंस वाली आते हैं, उसमें भी डोंट गो फॉर लाइक टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। जिस जिस टॉपिक का मेन है, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो उसमें, जो टॉपिक के क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाओ। और ये बिल्कुल मत करना कि ये टॉपिक नहीं हो रहा है। तो जैसे कि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इजी सा है, लेकिन आर डी शर्मा में उसके बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं है। जैसे कि अगर अगर कोई टॉपिक एकदम स्टार्ट करो तो डोंट गो फॉर आर डी शर्मा। टॉपिक जो सर शीट्स वगैरह देते हैं, शीट से क्वेश्चन करो, जब लगे कि हाँ बनने बनने लग रहे हैं क्वेश्चन, तब आर डी शर्मा के धीरे धीरे करके साथ के साथ स्टार्ट करो। और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैंने तो नहीं रेफर करी थी, आर डी शर्मा रेफर करी थी, और जो जेई मेंस वाले क्वेश्चन थे वो। अब जिनने आरडी शर्मा नहीं लगा मेरा उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्या? नहीं ऐसा आई डोंट थिंक सो। वो एक्चुअली आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कितना आपने आरडी शर्मा भी नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, तो फिर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। जैसे नहीं आरडी सर शर्मा की नहीं सीट किया। लगाई हुई है और टेस्ट हाँ वगैरह मॉक। ठीक है, सर की शीट में एक्चुअली ना सारे कंपाइल्ड क्वेश्चंस होते हैं, आरडी शर्मा के भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और जेई मेंस के भी क्वेश्चंस होते हैं। सर अलग से जेई मेंस वाली शीट भी देते हैं। तो सर की शीट में एक्चुअली हर जगह के कंपाइल क्वेश्चन होते हैं, निम्से प्रीवियस ईयर के भी सारे मतलब एमसीए ओवरऑल जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं उसके कंपाइल्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो वो सर की शीट्स आर लाइक ऑल इन वन क्वेश्चन जहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो वो अगर आपने अच्छे से लगाई है शीट तब इट्स ऑल राइट। बट जैसे रेगुलर प्रैक्टिस के लिए अब ऑब्वियसली पूरी बुक सर कांट कवर कि हर बुक का हर एक क्वेश्चन शीट में हम इंक्लूड कर सके। तो उसके लिए कि एडिशनल प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ होती रहे, इस वजह से। और डिफरेंशियल अभी अगर कुछ चेंज हुआ हो प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर वाले पेपर्स में, तो आई डोंट नो, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना वेटेज आई डोंट थिंक होता है। और दैट वुड बी अ बेटर क्वेश्चन टू आस्क सर। यही क्वेश्चन रटने का कोई सीन नहीं है,
क्वेश्चन मुझसे तो पर्सनली कभी कुछ नहीं रटा जाता था। मैं तो वैसे भी मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, आई डोंट थिंक मैथ्स में कुछ भी रटा जा सकता है इन माय ओपिनियन। मुझसे तो नहीं हुआ अभी, मुझसे कभी कोई ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही बार सॉल्व कर लिया तो उसका स्टेप्स याद हो जाते हैं, आंसर्स याद हो जाता है कि इस वाले का ये ही आता है हर बारी। पर ये नहीं है कि एकदम मतलब रटना नहीं है, उसको बार बार समझ के स्टेप्स थोड़े से याद हो जाए तो ठीक है। मतलब जैसे वैल्यू चेंज कर दी थोड़ी बहुत, तो ये भी नहीं कि इसका यही वाला है तो आप याद कर दो। अगर फिर रट रहे हो तो फिर बहुत ही अच्छे से रटो वैल्यूज के साथ। यही क्वेश्चंस मैंने तो नहीं याद किए थे जितना मेरे से, जैसे उसके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने बहुत बार करे थे, शीट में भी मॉक्स में भी, तो वो मुझे बाय डिफॉल्ट याद हो गए। ऐसा नहीं किया मैंने कि एक क्वेश्चन, एक चैप्टर आज खोला, आज डिफरेंशियल इक्वेशन रटते हैं, ऐसा तो नहीं। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी तक एक्चुअली अपने रिजल्ट के मार्क्स, मतलब जो फाइनल वाले थे वो नहीं पता है, क्योंकि उसमें बाद में कुछ क्वेश्चंस में वो हुआ था, मतलब कुछ क्वेश्चन में बाद में मार्क्स का कुछ इधर उधर हुआ था, कुछ क्वेश्चन कैंसिल हो गए थे। तो जब भी मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरे 648 या 658 आ रहे थे, और उसके बाद कुछ मार्क्स इधर उधर हुए थे कि कुछ क्वेश्चन कैंसिल हो गए थे, तो एवरेज उतने ही आए थे क्योंकि ज्यादा वो करता था। सेल्फ प्रिपरेशन ठीक है, बट उसमें मेजर चीज आ जाती है कंसिस्टेंसी की और डिसिप्लिन की। तो इफ यू कैन फॉलो दैट तो बहुत अच्छी बात है। बट ये है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी कोचिंग क्लासेस में हो, कोई भी क्लासेस ले रहे हो, तो उसमें इतने से इतने टाइम तक क्लासेस है, तो आप इतने से इतने टाइम तक क्लास ले रहे हो और उतना टाइम डिवोट कर रहे हो, तो एक तरीके से शेड्यूल बन जाता है हमारा। तो उसमें हमारा ऐसे वो नहीं हो जाता है, जैसे एक, अगर मैं जनरल एग्जाम्पल लूँ कि हम फॉर एग्जाम्पल आफ्टरनून में एक नैप ले रहे हैं 3 बजे, तो हमें अभी कुछ टाइम तक किया तो उसके बाद हमें नहीं भी लेना है तो भी उस टाइम तक वी फील डिजी थोड़ा सा ऐसे। तो वो ही हो जाता है कि अगर 9 to 12 हम इतना, मतलब पढ़ाई का माइंडसेट हमने बना लिया है, तो हमारे उसमें आ जाता है ये एक नेचुरल हैबिट्स बन जाती है हमारी डेली हैबिट कि इतने से इतने बजे पढ़ाई करनी है हमें। तो वो बन जाता है। अगर आप घर पे रह के, अगर आपके घर में वैसा इन्वायरमेंट है, थोड़ा काम एनवायरनमेंट, ऐसे तो घर में अगर पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आती रहती है, अगर कोई रिलेटिव आ गए तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो अगर आपका घर में वैसा एनवायरनमेंट बन पा रहा है, आपका डिसिप्लिन बन पा रहा है प्रॉपर, आपके पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज तो बहुत अवेलेबल रहते हैं आजकल, तो यू कैन गो फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, कोई हार्म नहीं है इसमें। बट मेक श्योर बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। मॉक, हाँ, निमशेट में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत आते हैं, और उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आपको पता है, आपने पहले मॉक्स में लगाया है, तो आपको 1 सेकंड भी उसमें वेस्ट नहीं करना है, तुरंत टिक कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन भी अगर हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा और हमें पता था, उसका याद था उसका आंसर, तो उससे हमारा काफ़ी टाइम सेविंग हो जाती है। स्पेशली मैथ्स के सेक्शन में, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है जिसमें। तो रिपीट होते हैं, और अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और इसी पॉइंट पे ही, अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आपने पहले देखा भी है मॉक में, और फिर भी आपको निमसेट में जब नहीं आता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसकी अलग फ्रस्ट्रेशन, और फिर वो बिल्डअप होते होते जाती है आगे के क्वेश्चन में, जिसमें आप प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाते एंड यू आर रिग्रेटिंग कि उस टाइम पे अगर याद कर लिया होता। तो डोंट गो फॉर दीज थिंग्स, अगर कर लिया होता जस्ट डू इट राइट नाउ। कोऑर्डिनेट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता था। कोऑर्डिनेट सर ने बहुत अच्छे से, मतलब सारी चीजें पढ़ाई थी अच्छे से, बट कोऑर्डिनेट में मुझे पहले 12th क्लास में बहुत अच्छे से नहीं आता था मुझे, वेक्टर भी। लेकिन जब भी सर ने पढ़ाया तो वेक्टर तो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, और कोऑर्डिनेट में भी करते करते बहुत अच्छा सा आ गया था फिर भी। और अगर जैसे कोऑर्डिनेट क्या, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले तो उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख लो सारे के सारे, फिर इजी वाले देख लो सारे के सारे, फिर उससे थोड़ा सा आपको आ जाएगा कि हाँ, ये नहीं है कि देख के क्वेश्चन हमें स्किप ही कर देना है बिल्कुल ही। यू कैन अटेम्प्ट, फिर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे एग्जाम में। और प्रैक्टिस के टाइम पे यू शुड सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आपको दिखा है वो क्वेश्चन तो।
नहीं, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि सिलेबस खत्म हो गया तभी हम मॉक देना स्टार्ट करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक कि जब तक कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा मॉक देना नहीं स्टार्ट करेंगे। ऐसा करो जैसे ये चीज ना सर ने ही मुझे बताई थी, सबको प्रॉब्लम होती थी इसमें, तो सर ने ही बताया था हम लोगों को कि जैसे आपका जो भी टॉपिक चल रहा हो, क्लास में जो भी टॉपिक चल रहा हो, और उस वो प्रिपेयर करके जाओ। सिर्फ कोई जरूरत नहीं आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर करके जाओ, आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर करके जाओ और मॉक में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है सिर्फ उन्हें अटेम्प्ट करो और वो होने चाहिए सिर्फ। और नहीं हो रहे हैं तो आप सॉल्व करो और फिर नेक्स्ट में दूसरा पढ़ के जाओ। प्लस ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले कर लिया होगा, तो ऐसे ऐसे करते जाओ, फिर धीरे 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 करके अपना नॉलेज बैंक आपको बढ़ाना है। ये कभी भी वेट नहीं करना है कि पूरा सिलेबस तो मैथ में कभी नहीं हो सकता किसी का भी। आई डोंट थिंक मैथ कोई कह दे कि मुझे मैथ में सब कुछ आता है। और किसी भी दूसरे अपने फ्रेंड से या किसी से भी अपना रैंक या अपने मार्क्स या अपना सॉल्विंग स्किल्स बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करनी है। सबका अलग अलग माइंडसेट होता है कि कोई इस टॉपिक में ज्यादा अच्छा है, कोई इस टॉपिक में ज्यादा अच्छा है, तो किसी को कंपैरिजन बिल्कुल बिल्कुल करो, कंपैरिजन अपने आप से करो। आपके हिसाब से लास्ट टाइम में मॉक देना चाहिए या फिर अभी मतलब रिवीजन पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा? नहीं, अब मॉक से आपका रिवीजन नहीं होगा। जैसे कि मॉक आपने दे दिया पूरा, उसके बाद नहीं, मॉक में तो टाइम इन्वेस्ट करो थोड़ा टाइम। तो कितना ज़्यादा देर का थोड़ी ना होता है मॉक। तो मॉक में टाइम इन्वेस्ट करो, उसके बाद यू कैन फॉलो द स्ट्रैटेजी कि जो भी, जैसे मॉक में तो डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं, एक टॉपिक का तो नहीं है अभी। अभी तो सारे कंबाइंड मॉक हो रहे होंगे, सारे टॉपिक को मिला के ओवरऑल निमसेट का जैसे पेपर होता है। तो उसमें जो भी जैसे जैसे भी टॉपिक्स आ रहे हैं उसको साथ साथ वैसे वैसे रिवाइज करते जाओ। जैसे कि हमें अगर एक पॉइंट्स का क्वेश्चन मिला तो फिर मैंने जल्दी से पॉइंट्स रिवाइज कर लिया। और अभी उस पे मत जाओ कि सारे क्वेश्चन थे। जैसे अभी मतलब लास्ट फ्यू डेज में तो हम ओवरव्यू एक तरीके से हमें लेना है और रिवीजन पे फोकस करना है। सारे एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम नहीं कर सकते एक टॉपिक के। अब तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो मॉक से आज आज आ रहे क्वेश्चन, तो जो भी हमने रिवाइज किया है यू कैन टेस्ट दैट रिविजन कि प्रॉपर रिविजन हो रहा है कि नहीं, आई एम एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस और नॉट। कोनेक्स में ऐसा कैसे? आप पीवाई क्यू करो। पीवाई क्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे ना थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन कैसे आए हैं। पीवाई क्यू प्लस मॉक में इंक्लूडेड रहते हैं वैसे तो पीवाई क्यूज भी। तो वैसे तो आप अपने अगर पीवाई क्यू करे थे तो मॉक्स में भी हो जाने चाहिए, बट कोई नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास है ना उसका सोल्यूशन, या आप पूछ लो, देख लो सोल्यूशन कहीं पे, तो फिर उससे कर लो पहले तो। हाँ, और ये इससे याद आया कि ये भी चीज बिल्कुल नहीं करनी है कि जो भी जैसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो पूरा, उसके बाद उसके सोल्यूशन देखो। ऐसे जैसे सर ने बताया था कि जैसे बैक में आर डी शर्मा है तो उसमें पीछे आंसर्स लिखे रहते हैं ना ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज के। तो ऐसा हमारा हो जाता है माइंडसेट कि एक एक ऑप्शन, मतलब 12th क्वेश्चन का देखा तो 13 का भी साथ साथ नजर पड़ी जाती है। तो फिर ऐसा होता है ना कि आई डोंट थिंक सब में होता है कि नहीं, बट आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस स्ट्रैटेजी और समथिंग कि जैसे हमें पता है कि इसका ये आंसर आएगा तो हम स्टेप्स उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं कि हाँ इसका ये आंसर हमें लाना है। और कोऑर्डिनेट में तो अभी अगर क्वेश्चंस फंस रहे हैं तो जो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड है तो वो कर लो। अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो लीव इट फॉर नाउ, और जो जितना हो पा रहा है उतना अभी आप कर लो। एक ये नहीं कि जैसे अभी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन फंस रहा है आपने बोला तो उसमें ही फंसते नहीं रह जाना, उसके उसकी वजह से बाकी के टॉपिक भी हमारे पे रह जाते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसा नहीं कि पूरे टाइम से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही सिर्फ हमें फोकस करना है। ऐसा मैं डायरेक्टली नहीं बता सकती ना मॉक से कितने क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में। मेरे को नहीं पता कितने क्वेश्चन आएंगे, बट डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है। जैसे आपने 2+2 किया है तो 3+5 भी तो आप कर ही सकते हो ना। तो 2+2 की प्रैक्टिस हमने करा दिया, 3+5 आप जाके कर लेना एग्जाम में।
हाँ ये भी है, जैसे कि आप इतना भी मत करो, जैसे एकदम एंड एंड मोमेंट्स आते हैं ना जब भी, तो सबका होता है, सबका पैनिक स्टार्ट हो जाता है कि अभी एग्जाम आ रहा है, अब तो करना ही करना है। तो अब तो करना ही है, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनका तो आई डोंट थिंक इतना कुछ चांसेस है। बट जो भी अभी तक आपने किया, अभी तक आपने कुछ तो किया होगा, उसको ही थोड़ा सा परफेक्ट करो। और अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन अच्छे से करी है और उसको रिवाइज करोगे आप, तो डेफिनेटली यू विल फील कि हाँ हमारा काफी कुछ प्रिपेयर्ड है। और अगर हमें ऐसा मतलब हमें माइंडसेट बनाना होता है कि हमारा प्रिपेयर्ड है, तब ऐसा लगता है एग्जाम सेंटर पे जाके कि हमारे प्रिपेयर्ड है। उस पर इतना वो नहीं करना है कि एग्जाम सेंटर पे बुक्स लेके चले जा रहे हैं आदि शर्मा की, वहीं पे पढ़ रहे हैं। अभी तक जिसने नहीं पढ़ा तो फिर वो एग्जाम डे भी नहीं पढ़ पाएगा। तो एग्जाम सेंटर पे ऐसा कुछ बुक्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है। एक वाटर बॉटल जरूर लेके जानी है, और इतना कुछ ज्यादा एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है। बस मैं ऐसे बस थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेती थी कि रीजनिंग के जैसे क्वेश्चंस आते थे, तो उसके लिए मैं एबीसीडी लिख लेती थी बस। और मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं करती थी, एबीसीडी और उनके साथ के साथ कोड 1 2 3 जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन करने में। पता नहीं, हमने अपने दोस्तों के मार्क्स का ट्रैक नहीं रखा तो हमें नहीं पता। ऐसा नहीं है, आपका वही मॉक के मार्क्स से डिपेंड नहीं करता है आपका मॉक में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आपका 400 to 600 इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपका 300 to 400 भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो अच्छा इम्प्रूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप 800 लाओ मॉक में तभी आपका लिमिट निकले। और जैसा मैंने पहले बताया कि मॉक की डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। कुछ डिफिकल्टी अगर बहुत ज्यादा है तो 400 भी बहुत है। ऑन एन एवरेज, अगेन इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की डिफिकल्टी। जैसे जब 2019 में बहुत डिफिकल्ट आया था, तो जिन बच्चों ने 4 5 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लिए थे उनका हो गया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जिन जब भी इजी वाला आया था 2020 वाला और 2021 वाला, तो उसमें कुछ बच्चों ने 30s में भी क्वेश्चन करे, कुछ 20s में भी क्वेश्चन करे, 40s में भी क्वेश्चन करे। तो इट डिपेंड्स कि जितने आपसे बन रहे हैं उतने ही आप करोगे ना। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बता दिया कि 40 क्वेश्चन करके आना तो आप 40 क्वेश्चन करके आओगे, ऐसा तो नहीं होगा। जितने आपसे मैक्सिमम बन पा रहे हैं उतने बनाने हैं। अब ऐसा मत करना कि जैसे आपको लग रहा है कि पेपर इजी है और मुझसे 40 बनने चाहिए थे पर मुझसे 30 बन रहे हैं, तो बाकी 10 में तुक्का लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जितने बन रहे हैं सही से उतने बनाओ जिसमें श्योर हो। 100 to 400 इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। और इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर इज लेफ्ट, मतलब काफी कुछ सिलेबस इज लेफ्ट एज ऑफ नाउ। कितना, कोई निमसेट की पर्टिकुलर डेट आई है क्या, कभी है निमसेट? 20? ओके, सो नॉट मच टाइम इज लेफ्ट, तो आप वेक्टर कर लो एटलीस्ट। वेक्टर तो कंप्लीट होना ही चाहिए क्योंकि वेक्टर का काफी ज्यादा होता है वेटेज। लास्ट वीक में यू वुड हैव मेड सम काइंड ऑफ नोट्स, बाकी आगे की प्रिपरेशन में यू जस्ट रिवाइज दोज नोट्स। और मान लेते हैं कि किसी के पास अभी तक नोट्स नहीं है बट उसने प्रिपरेशन करी है, विच इज वेरी रेयर, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो यू शुड हैव सम काइंड ऑफ नोट्स। तो अभी से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर, जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है वेक्टर के जितने भी, आई स्टिल हैव दैट कॉपी जिसमें मैंने अपना सारे नोट्स बनाए थे। तो इट डिडंट हैव एनीथिंग, इट डिडंट हैव एनी नॉट नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। उनमें सिर्फ फॉर्मुलेज थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, और जो शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स मुझे पता थी कि हाँ ये काम करती हैं, और एंड हैव ट्राइड देम सेवरल टाइम्स। वो ही ट्रिक्स का मैं बार बार ही बोल रही हूँ कि डोंट एक्सपेरिमेंट इन द फाइनल एग्जाम। अगर आपको पता है कि वो ट्रिक्स काम करती हैं, यू हैव ट्राइड देम, देन ओनली यू शुड यूज देम।
नहीं, इंटीग्रेशन अगर आपको अभी नहीं आता है तो डोंट स्टार्ट इट राइट नाउ। इंटीग्रेशन काफी वास्ट टॉपिक है और इंटीग्रेशन को परफेक्ट करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और डेफिनेट क्या आप थोड़ा बहुत जैसे चीजें हैं प्रॉपर्टीज वगैरह वो याद कर लो और सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा सा टच तो कर लेना, कि ये नहीं हो कि उस किसी टॉपिक का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया और आपने बिल्कुल ही नहीं कर रखा है वो टॉपिक, तो फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा बाद में। और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको डेफिनेटली रिवाइज तो कर लो अच्छे से। डिफरेंशियल इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स अगर अभी छूटा हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे ओवरव्यू कर लो ऊपर ऊपर से, कि इजी क्वेश्चन आए तो नहीं छूट जाए। जैसे स्टैटिस्टिक्स में मीन मोड मीडियन का पूरा कर लो, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ऑर्डर डिग्री के बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं तो यू शुड बी एबल टू डू इट। अभी बहुत डिफिकल्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो जस्ट लीव इट राइट नाउ। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं तो इफ इट्स आउट ऑफ सिलेबस, इफ और एंड और द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, तो इट्स डिफिकल्ट एंड आउट ऑफ सिलेबस फॉर एवरीवन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो वो जस्ट अज्यूम कि वो क्वेश्चन है ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। और अगर लास्ट अभी 500 तक आ रहे हैं तो इट्स गुड। एंड अगेन मार्क्स, मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं डजेंट रियली मैटर, इट डिपेंड्स ऑन दी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो मुझे नहीं पता कि आपके 500 मार्क्स बहुत डिफिकल्ट वाले में आ रहे हैं तब आप बहुत ही अच्छे हो, और अगर बहुत ही इजी वाले में आ रहे हैं तो आप 500 मार्क्स ओके एवरेज। हाउ टू हैंडल व्हाट? आपका मेमोराइजिंग पार्ट ठीक है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हो, बट अगेन शॉर्ट ट्रिक तभी वहां पे यूज करना अगर आपका ट्राइड हो, एक दो क्वेश्चन में नहीं, जो वो वीडियो में क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें नहीं। आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाओ क्वेश्चंस के, टेस्ट केसेस नहीं मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस बुक से उठाओ और उन सब में लगा के देखो किसमें चल रही है ट्रिक किसमें नहीं चल रही है ट्रिक। और अभी आई डोंट थिंक ये सब करने का टाइम है आपके पास, ये आपको कर लेना चाहिए था। अभी आपने जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक सीखा है, रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स, जस्ट गिव योर बेस्ट। जैसे किसी मतलब ऑब्वियसली एवरीवन शुड टारगेट द बेस्ट, बट ऑब्वियसली यार जितना आप कर पाओगे मैक्सिमम आपकी लिमिट तक उतना आप करोगे। कि जैसे किसी को सूरत कल ही चाहिए ट्रिकी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वो पेपर में थोड़ा कम अच्छा करके आएगा। तो आपसे जितना मैक्सिमम आपका बेस्ट दो, फिर जो मिलना है नहीं मिलना है दैट डिपेंड्स। How to keep calm mind at exam center, just don't think about the exam। ऐसा सब रिवाइज नहीं करते रहना उसमें, बट जैसे थोड़ा बहुत चीजें अगर आपको आ रहा है तुरंत तुरंत तो गो फॉर इट। ऐसे सडनली ये नहीं कि वो वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा था तो अब सोचने लगे कि कैसे होगा। एंड जस्ट टू काम योर माइंड यू कैन हम सम फेमिलियर मेलोडी और जो भी सॉन्ग आपको पसंद है। हाँ, तो टॉपर्स 800 रख रहे हैं तो 800 की मेहनत भी कर रहे होंगे ना आपको, तो इससे आपको एक्चुअली और मोटिवेट होना चाहिए कि दूसरा इतना कर रहा है वो 800 तक ला सकता है, तो वी शुड आल्सो ट्राई आवर बेस्ट। हाँ, अभी अगर आपकी एक्यूरेसी पे यू शुड फोकस मोर। एक्यूरेसी इज प्राइमरी और बाकी अटेम्प्ट, जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट है दैट इज द सेकेंडरी थिंग। तो जैसे मेरे साथ एग्जाम में हुआ था कि जो भी चीज में मुझे डाउट लग रहा था तो वो आई लेफ्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और वो गलत ही था मेरा डाउट। एक दो में रीजनिंग के क्वेश्चन में ठीक था, और बाकी ऐसे तुक्के नहीं लगाने हैं बिल्कुल भी। और वैसे ये चीज सर ने बताई थी मुझे तो मुझे लगा थोड़ा बहुत, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया कि जितना हमारा मॉक्स में जैसा हो रहा होता है, अगर सिमिलर डिफिकल्टी का पेपर आता है तो ऑलमोस्ट वो ही परफॉर्मेंस हमारा रहता है उसमें भी। तो मेक श्योर कि आप मॉक्स पे प्रैक्टिस करते जाओ वैसे ही।
और जैसा भी हो जाए, मतलब इट मे बी पॉसिबल कि आपने बहुत इजी चीज प्रैक्टिस करी है, डिफिकल्ट आ जाए बहुत ज्यादा, तो इस वजह से सर क्या करते हैं, दोनों मिक्स पेपर बनाते हैं। कभी कभी मॉक्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट और कभी कभी काफी इजी भी आता है, जिससे कि आपका सारे डिफिकल्टी लेवल की प्रैक्टिस हो जाए। नहीं, किसी में भी तुक्के नहीं लगाने हैं। देखो इंग्लिश का क्या है कि इंग्लिश अब आप क्या सीखोगे थोड़ी ना जाके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से। तो इंग्लिश में अगर आपको आती है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग आता है तो आता है, एंड नोबडी कैन चेंज दैट। अभी नहीं आता है तो सडनली आपको इंग्लिश वर्ड की मीनिंग नहीं आ जाएगी। तो इंग्लिश में आई डोंट थिंक इतना हमें वो कुछ करना चाहिए। और कंप्यूटर में भी अगर आपने उस टाइम तक पढ़ा हुआ है तो आप लगाओ, और ऐसे तुक्के किसी में भी नहीं लगाने, किसी भी, ना मैथ्स में तो बिल्कुल ही नहीं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। और इंग्लिश आई डोंट थिंक आपको किसी में भी हाँ, मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने पूछा है मॉक एनालिसिस में कितना टाइम लगता था, तो कितना 2 घंटे का शायद मॉक होता है। तो जितना भी टाइम का मॉक आपका हो रहा है, उतने टाइम में आप अपना जितना आपको आता है उतना आपका मॉक तक हो गया होगा, जब तक मॉक चल रहा है, तो उतना आप दे दो। उसके बाद तुरंत आपको सोल्यूशन मिल जाता है। आप चाहो तो थोड़ा टाइम का ब्रेक ले लो, थोड़ा टाइम मतलब अ फ्यू मिनट्स, नॉट अ फ्यू आवर्स, थोड़ा टाइम का ब्रेक ले लो। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, भले आपने वो आता हो क्वेश्चन, चाहे आपने किया हो, अटेम्प्ट किया हो, चाहे ना किया हो, डू लॉट ऑफ क्वेश्चन, लाइक डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और मे बी आपको उसका थोड़ा बेटर अप्रोच मिल जाए, जैसे आपको ज्यादा टाइम लगा पर आपको इजी लग जाए। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन, जैसे अभी जैसे ऐसा हो जाता है ना कि इंग्लिश का कभी कभी बहुत ईजी आ जाता है। मेरे टाइम का जो 2020 का पेपर था, 2021 का, वो बहुत इजी पेपर आया था। इजी इंग्लिश थी उसकी, कि बस रीड करते करते हो रहा था, एवरीथिंग वाज देयर इन द कॉम्प्रिहेंशन ओनली। तो फिर जो बच्चों ने मैथ्स में, या जिनका थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया होगा और उन्होंने इंग्लिश नहीं वो कर पाए, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो वो इंग्लिश तक पहुंच ही नहीं पाए। तो वो कर सकते थे बट वो इंग्लिश तक पहुंच ही नहीं पाए, तो उन्होंने काफी मतलब ऑलरेडी गिवन मार्क्स उन्होंने हटा दिए थे। लास्ट लास्ट 15 डे का शेड्यूल, मेरा शेड्यूल तब तक बन चुका था ऑलरेडी। मेरा रोज का वही शेड्यूल होता था। फिर सुबह 9 बजे के पहले से 7 अराउंड मैं उठती थी। एकदम लास्ट मोमेंट पे मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी उठने लगी थी, क्योंकि उसमें ज्यादा रिवीजन करना था सुबह। आई एम मॉर्निंग पर्सन, तो मैं सुबह उठ के रिवाइज करती थी। अगर आप नहीं हो तो आप रात में रिवाइज करो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। अब तक आपको पता चल गया होगा। स्कोर मैं बता चुकी हूँ कि मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि बाद में कुछ क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन हुआ था, तो मेरे मार्क्स ऊपर नीचे हो गए थे। बट मैंने जितना कैलकुलेट कर रहा था, इट वाज आइदर 648 और 658। और उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, तो आई डोंट नो फॉर श्योर एक्चुअली। हाँ, एनालिसिस में एक्चुअली ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन करे हैं। क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट कर लिया, तो यू जस्ट नीड टू वेरीफाई कि हाँ, मैंने सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच से किया है कि नहीं। तो दैट वुड टेक लेस टाइम। और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो आपको एनालिसिस में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। अगर आपने कुछ ही क्वेश्चन करे हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, तो दैट वुड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। तो इन्वेस्ट दैट टाइम। हाँ, ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो सुबह ज्यादा नींद आती है। कॉफी ले लो, थोड़ा सा कर लो इधर उधर, इसे ऐसे इसीलिए ना, थोड़े से इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। इजी क्वेश्चन पहले करो, उसके बाद धीरे से डिफिकल्ट पे मूव करो। ऐसे एकदम ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले ही उठा लिया, फिर वो बनेगा नहीं, फिर डिमोटिवेशन आएगा, और फिर वो डोमिनो इफेक्ट। सेक्शन वाइज जो मैंने टाइम दिया था, इट डिपेंड्स एक्चुअली पर्सन टू पर्सन। किसी का जो पार्ट ज्यादा अच्छा हो, उसे जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, उसको आई थिंक ज्यादा टाइम देना चाहिए। और तो मेरा हर बार मॉक में क्या स्ट्रैटेजी थी कि मैं 1 आवर देती थी मैथ्स को। अगर मेरा 1 आवर से पहले जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं वो खत्म हो जाते थे, मतलब जैसे आधे घंटे में ही मैंने वो क्वेश्चन कर लिए जो मुझे हो रहे थे, और बाकी के क्वेश्चन मुझे पता है मुझसे नहीं बनेंगे,
तो फिर मैं बाकी के उसमें स्किप कर देती थी, या कभी कभी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, जैसे 1 आवर 10 मिनट लग जाता था अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, तो 1 आवर के अराउंड ही मेरा मैथ्स को टाइम जाता था। और बाकी जैसा भी सेक्शन मेरे सामने आता रहता था वैसे मैं करती थी। मैथ्स को मैं पहले अटेम्प्ट करती थी क्योंकि वो 600 मार्क्स का होता है 1000 में से, तो वो मेजर पोर्शन ऐसे रहता है कि हाँ हमने मेजर पोर्शन खत्म कर लिया है। तो थोड़ा सा एक क्या बोले, हाँ सेक्शन वाइज यही था। हाँ थोड़ा सा रिलीफ रहता है, दैट वाज द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर, कि हमने मेजर पोर्शन कवर कर लिया है और बाकी थोड़े थोड़े में। सेफ स्कोर, देयर इज नो सेफ स्कोर, क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी लेवल बहुत वेरी करते हैं। तो आई कांट से फॉर श्योर कि आप, मतलब मैंने बोल दिया कि आपके 700 आया तो आपको सूरत कल मिल जाएगा, फिर पेपर बहुत इजी आ गया और 700 पे आपको नहीं मिल रहा है सूरत कल, तो ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। और जैसे मेरे टाइम पे क्या था कि एकदम 0.5 मार्क्स और 1 मार्क्स से भी बहुत रैंक में डिफरेंस आया था, क्योंकि रैंक में भी अगर आपने ब्रोशर पढ़ा होगा सही से निमसेट का, तो उसमें रैंक को टाई करने के लिए भी काफी, रैंक अगर टाइड आ रही है तो उसको टाई रिजॉल्व करने के लिए भी कैसे कैसे होता है, तो वो मेरे प्रिपरेशन स्टार्टिंग डेज में, मेरी प्रिपरेशन वैसे तो सही ही चल रही थी, बस हाँ थोड़े से अप्स एंड डाउन आते हैं, जैसे कभी कभी बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे तो थोड़ा सा ऐसा टाइम आया था कि आई वॉजेंट डूइंग मच, मतलब जितना मेरा फुल पोटेंशियल था उतना आई वॉजेंट डूइंग। और फिर लेकिन धीरे धीरे करके, मतलब जैसे अगर मार्क्स कम आ रहे होते हैं या नहीं हो रहा होता है, तो सम हाउ सर को पता चल जाता है कि आप नहीं कर रहे हो या मार्क्स नहीं दे रहे हो, तो सर का कॉल आ जाता है फिर तो करना ही है। हाँ मेरा रिजल्ट देख के नहीं, रिजल्ट देख के मैं डिमोटिवेशन नहीं आता था। रिजल्ट देख के मेरे तो ये होता था कि जैसे अभी थर्ड रैंक आई है तो फिर सेकंड करनी है उसको, बस रहता था कि बस अपनी रैंक को कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, बस इतना रहता था कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। आपका आता है तो आप और पढ़ो, ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मतलब अब रिजल्ट मतलब क्या, अपने फ्रेंड्स का रैंक आप कंपेयर करते हो कि उनका ज्यादा आ रहा है हमारे कम आ रहा है, इससे डिमोटिवेट हो कि आप जितना कर सकते थे उतना नहीं कर पाए। दोनों, फ्रेंड्स की रैंक तो बिल्कुल ही नहीं देखनी है, और नहीं देखनी है, जैसे थोड़ा हेल्दी कंपटीशन इज गुड, बट ऐसे नहीं करना है कि उसका इतना आ रहा है मेरा नहीं आ रहा, बस कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन अपना अगर आप चाह रहे, आपको लग रहा है कि यू कैन डू बेटर देन दैट, तो यू शुड वर्क फॉर दैट, कि मतलब यू शुड नो अभी भी कि क्यों नहीं हो रहा है। जब मुझे पता चल जाता था तब तक कि मैं यहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, और मुझे इतना, मतलब मैं इतना घंटे पढ़ सकती थी, लेकिन मैंने बीच में जोन आउट हो गई थी और मैं नहीं पढ़ पाई उतना घंटे पूरा, तो इस वजह से मैं लैग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा उस पे वर्क करना पड़ेगा, ऐसे एक बारी में तो नहीं होगा। ये कॉल आप ड्रॉप का तो मैं नहीं बोल सकती, दिस इज योर डिसीजन कि आपको ड्रॉप, उस वो कॉलेज से आप सेटिस्फाइड हो तो आप यू कैन टेक द कॉलेज दैट यू आर गेटिंग, और नहीं हो तो आप लो, इट्स टोटली योर डिसीजन। ये आई डोंट थिंक आपको किसी के भी इन्फ्लुएंस पे चलना भी चाहिए, इन केस एनीवन इज सजेस्टिंग कि ड्रॉप ले लो या जो मिल रहा है वो ले लो, इट इज योर डिसीजन, कि बाद में आपको फिर रिग्रेट होगा कि मान लो आपने ड्रॉप ले लिया किसी और के कहने पे, और फिर आपको नेक्स्ट ईयर अच्छा कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो आपको ये लगेगा ना कि जो पहले मिल रहा था वही ले लेना चाहिए था। मैंने जब मैंने बीसीए किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ, तो जब भी व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर लास्ट सेम में मैंने स्टार्ट किया था, एंड देन आई टुक अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर प्लस थोड़ा सा था एक्चुअली। मेरे टाइम पे कोविड वाज एट द पीक, मतलब इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो थोड़ा सा बहुत वियर्ड सा हो गया था कि वी डिडंट नो कि कब पैंडेमिक खत्म हो रहा है, क्या सीन है, तो थोड़ा सा बहुत इश्यूज थे उस टाइम पे। आपके टाइम पे कभी तक तो सॉर्टेड है?
प्लेसमेंट में अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। आप थोड़ा मतलब आपको अगर बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता है, मान लेते हैं, नहीं मानते हैं, अगर मान लेते हैं आपको थोड़ा एवरेज कॉलेज मिल जाएगा, तो भी अगर जैसे मान लेते हैं कि आपको सबसे बेस्ट कॉलेज मिल गया, ठीक है, अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि जैसे आपको एनआईटी ट्रिची मिल गया, वहां जाके कुछ भी मत करो, फिर भी आपका प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट ट्रू। आपको मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। अभी आप मेहनत कर रहे हो निम्स क्रैक करने के लिए, और फिर जहाँ पे भी आप जाओगे वहां पे यू हैव टू डू द वर्क, तब जाके यू विल गेट समथिंग। कॉलेज का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। तो पहले मेरा फर्स्ट सेम वाज ऑनलाइन एंड देन सेकंड सेम वाज ऑफलाइन, मोस्ट ऑफ सेकंड सेम। अभी वेकेशंस चल रहे हैं तो कॉलेज इज नाइस, एम्बियंस अच्छा है उधर का। एग्जाम्स के जस्ट पहले मेरा 600-700 के बीच रह रहा था, मतलब 700 में जा रहा था और 600 to 800 के बीच की रेंज में मेरा स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा था। 650 प्लस रहता था यूजुअली हमेशा। इतना मैंने काउंट नहीं रखा मैथ्स के कितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, honestly। आप भी मत रखो वैसे। वैसे ना क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है वैसे, अगर ये पॉइंट हुआ है तो कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो मतलब जिसने जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसका उतना ज्यादा नॉलेज है। मे बी कुछ किसी बच्चे ने वही 10 क्वेश्चन सॉल्व करके उसने ज्यादा नॉलेज उससे गेन कर लियो, मतलब उसने ज्यादा अच्छे से उसको एनालाइज किया, और रादर देन जिसने 20 क्वेश्चन करे हैं। हाँ, मैंने मैथ्स के लिए आर डी शर्मा सॉल्व करा था। 600 का स्कोर आ रहा है तो आई गेस इट्स गुड। आरडी शर्मा में भी यू हैव टू सी, जितना सर अगर बोलते हैं कि ये वाला टॉपिक सॉल्व करो तो वो वाला टॉपिक सॉल्व करो। जैसे वेक्टर पूरा लगा लो आरडी शर्मा से, अभी तक लगा लिया होगा वैसे तो। और अगर नहीं लगाया है, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया है, तो डोंट स्टार्ट राइट नाउ, कि अभी पूरा स्टार्ट कर दे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन सारे देख लो, क्योंकि बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। तो और यू कैन डू कि हर टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके, दैट्स ऑल राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब आप लोग को देख लेने चाहिए आई गेस, क्योंकि अब तक आपकी मेजर प्रिपरेशन हो चुकी होगी, तो रिवीजन आप कर रहे हो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो यू विल गेट टू एनालाइज कि कितना प्रिपरेशन आपका अभी तक हो चुका है, एंड व्हाट आर द टॉपिक दैट नीड योर अटेंशन। ओके, जितना मतलब डू व्हाट्स इन योर लिमिट, मतलब इतना नहीं कि मेरा फ्रेंड 5 मॉक सॉल्व कर रहा है पर डे तो आई शुड ऑल्सो डू दिस। आप जितना आपसे बन रहा है उतना ही करो, डोंट exhaust yourself। एंड आई वुड सजेस्ट कि जैसे 20 को है ना आपका एग्जाम, तो 19 को तो डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग एट ऑल। बिल्कुल रिलैक्स करो, क्योंकि अभी तक जितना प्रिपरेशन करना होगा तब तक कर लिया होगा, एक दिन में इतना कुछ नहीं हो जाएगा। तो 19 को जस्ट रिलैक्स, और 20 को जैसा मैंने बताया बुक्स लेके मत चले जाना एग्जाम सेंटर में, तो बस थोड़ा सा काम माइंड रखना है। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? हाँ, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो अभी सारे। रफ शीट मिलने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक्चुअली मैंने पहले प्रिपेयर में कर रही थी जब ऑनलाइन नहीं हुआ था, ऑफलाइन वाले में। तो ऑफलाइन वाले में यू डोंट गेट एनी एक्स्ट्रा शीट्स, तो उसमें क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करना होता है। तो मेरी ऐसे फिर हैबिट बन गई थी
कि मैं बहुत छोटा छोटा लिखती थी और मेरा क्वेश्चन पेपर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना मैंने अपना, मेरी प्रैक्टिस ही बन गई थी। तो वैसे तो यू गेट अनलिमिटेड शीट्स, आई गेट, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप कितना ही यूज करोगे शीट, और अब शीट मिलने में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत लोगों ने लिया था 5-6 शीट, बट आई वुड सजेस्ट जितना कम से कम लिखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और मैंने तो मेरे फाइनल एग्जाम में एक A4 शीट का एक साइड का हाफ पेज मैंने फिल किया था बस, कि मैंने ये मॉक से एनालाइज कर लिया था कि जितना कम से कम मैं लिखती हूँ उतना मेरे बेटर मार्क्स आते हैं। अब आई डोंट टारगेट कम से कम लिखना, इट इट्स लाइक कि मैं कम से कम लिख रही हूँ, इट मीन्स मेजर क्वेश्चंस मुझे याद है कि आई डोंट हैव टू सॉल्व मच, क्योंकि ये चीज सर ने पॉइंट आउट करी थी सबको कि जितना ज्यादा क्वेश्चन के स्टेप्स बढ़ रहे हैं उतने आपके लाइक द चांसेस of you getting to the correct answer are reducing। तो जितना मतलब माइंड में सॉल्व कर लो उतना इट्स बेटर। और मार्क्स बूस्ट करने के लिए यू कैन जस्ट कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट, जो भी आपका पहले हो चुका है, जस्ट कीप रिवाइजिंग उसको। आपको मतलब परफेक्ट करना है, तरीके से परफेक्ट इज द रॉन्ग वर्ड, बट हाँ थोड़ा बेटर कर लो आप जितना आपके आपसे हो पाए। मतलब डोंट गो फॉर द टॉपिक जिसमें आप ऑलरेडी आपका यू आर स्ट्रगलिंग विद दोस टॉपिक, और फिर उसमें ही आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये भी होता है जैसे कि कुछ लोग ज्यादा अटेम्प्ट इस वजह से नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, कि वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मतलब दे गेट इंटैंगल्ड कि हमें ये वाला क्वेश्चन करना ही है। और एक और चीज सर ने बताई थी कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम इमोशनल नहीं होना है, कि जैसे मेरा वेक्टर बहुत अच्छा है तो आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर। तो अगर जैसे वेक्टर में इट मे बी पॉसिबल कि कुछ गलत क्वेश्चन आ गया, या फिर वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो कुछ है प्रॉब्लम, आपसे नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन और आपका वो टॉपिक बहुत अच्छा है, तो डोंट गो फॉर इट कि नहीं ये टॉपिक ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके ही उठना है, नहीं हो रहा है तो छोड़ो। ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन को नहीं देना है, ये हैबिट भी बनाओ कि क्वेश्चन अगर इतने टाइम में नहीं हो रहा है तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन, उसको बाद के लिए रख दो, रिव्यू करके रख दो, और जब भी मैथ्स का पूरा हो जाए उसके बाद आओ। हाँ, सिली मिस्टेक्स के लिए आपको यू हैव टू बी मतलब बहुत आंखें खोल के नहीं दिमाग खोल के पेपर दो। मेरे से बहुत मिस्टेक्स होती थी, मैंने 3 into 2 5 करके आई थी मैं। अब ऑब्वियसली आई नो 3 into 2 क्या होता है, लेकिन थोड़े बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने में, थोड़ा बहुत कभी मिस्टेक्स हो जाता था। तो इट्स नॉट लाइक कि आई डोंट नो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, बट थोड़ा सा ऐसा प्रेशराइज हो जाते हैं कभी कभी कि थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये है कि एक बार रीचेक जरूर कर लो, भले ही जितना भी इजी क्वेश्चन है। हाँ सर सही कहते हैं। मेरे को फर्स्ट थिंग कि एक किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। एक अपना आप फिक्स कर लो, डिवाइड कर लो टाइम फ्रेम कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इजी क्वेश्चन के लिए कितने करेगा। और सबसे पहली बात कि ये नहीं कि एक एक करते जाना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना आना चाहिए। तो ऑनलाइन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट जैसे आपके लिए डिफिकल्टी जो है फिर वही सबके लिए है, सब सब ऑनलाइन ही दे रहे हैं। तो पहले इजी क्वेश्चन को देखो कि एक कैटेगरी बना लो क्वेश्चन की, जैसे मैंने क्या कैटेगरी बनाई थी कि पहले वो था कि जो ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, वो लेंदी नहीं है, तो वो वाले क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। फिर वो वाली कैटेगरी थी कि ये क्वेश्चन इजी है बट लेंदी है, तो मैं उसे नहीं सॉल्व करती थी भले ही वो जितना इजी हो, बट जैसे होता है ना कभी कभी ये करो ये करो ये करो, और सारे वो 5 चीजें करने के बाद एक आंसर आता था। तो वो पांचों चीजें भले देर फ्रॉम द इजी टॉपिक, बट स्टिल डोंट गो फॉर दैट सबसे मतलब फर्स्ट स्कैन में। सेकेंड स्कैन में उन चीजों पे जाओ जो कि इजी है, यू कैन डू इट, बट वो थोड़े से लेंदी है। एंड मेक श्योर कि टाइम फ्रेम का आप मतलब ध्यान में रखो टाइम को, कि ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लोग करते हैं कि 1.5 आवर पूरा मैथ्स को दे दिया। अब अगर आपका मैथ्स का पोर्शन ज्यादा है और आपसे मैथ के बन रहे हैं तो आप बनाओ, बट आई वुड सजेस्ट कि बाकी को थोड़ा टाइम दो, उसके बाद जब वो सारे हो जाए फिर से कम बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पहले से रिव्यू करके रखे थे। तो क्वेश्चन को कई बार में स्कैन करना है।
नहीं, ये तो नहीं करो कि जैसे कि कभी-कभी क्वेश्चन करते हैं और बीच में रॉन्ग आ रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा हमने सॉल्व कर दिया है, फिर वो क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है या इवेंचुअली कुछ आ गया जिससे कि वी नो कि ये क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उधर आपको मिस्टेक फिर कभी नहीं मिलेगी। एकदम सब कुछ हटा के फ्रेश माइंड से वापस से सॉल्व करो प्रैक्टिस के टाइम पे। और अगर फाइनल एग्ज़ाम है, तो अगर आपका सॉल्यूशन बहुत लंबा जा रहा है, तो अभी मार्क फॉर रिव्यू करके स्किप कर दो उसको। और तो यही करना स्टार्टिंग से, एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं देना है। मैंने हर सेक्शन में मैं एक्चुअली आई फॉरगॉट कि कितने अटेम्प्ट किए थे, बट इंग्लिश में मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एक्सेप्ट 1 और 2 आई गेस। ये बहुत ईज़ी थे, देख के हो रहे थे एकदम। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन को मतलब सारे क्वेश्चंस को एक-एक बार देखना ज़रूर चाहिए। मतलब जैसे नज़र मारना बोलते हैं, ओवरव्यू ऐसे ले लो, अगर होना होता है क्वेश्चन तो वो तुरंत समझ आ जाता है कि होगा कि नहीं होगा। और अब ये कैसे समझ आ जाता है, ये अभी तक जो भी आपने प्रिपरेशन करी है, जितने मार्क्स लेंगे, उतने में आपको समझ आता है। जैसे मैंने ही ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने बताया कि करी थी, कि जितना मेरे कॉपी कम से कम भरी रहती थी, उतना मेरे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा होते थे। तो क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें माइंड में सॉल्व कर लेती थी या मुझे याद वाले क्वेश्चन अगर मिल गए होपफुली तो वो मतलब उससे मेरा टाइम बच रहा है और मेरा पेपर भी बच रहा है, पेपर पे लिखने का टाइम भी बच रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन आती है मॉक्स दे के, मॉक का एनालिसिस करके। तो आपको मतलब यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर कि ऐसे जैसे मेरी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, दैट इज़ नॉट गारंटीड। मे बी आपकी कुछ और स्ट्रैटेजीज़ हो, तो आपका फोकस होना चाहिए टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, गेट टू नो योरसेल्फ कि आप क्या किन एनवायरनमेंट में कैसे क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और एक्यूरेसी पे बहुत मतलब मेजर फोकस आपका एक्यूरेसी पे होना चाहिए, क्योंकि गलत आपने अगर कर दिया कोई क्वेश्चन तुक्का लगा के या जैसे भी करके, तो आपका जो क्वेश्चन है उसके मार्क्स तो जाते ही हैं और बाकी क्वेश्चन जो आपने अच्छे से किए हैं, फुल मार्क्स आ रहे हैं उसमें, तो उसके क्वेश्चन के मार्क्स भी चले जाते हैं जो नेगेटिव में जा रहा है। मैथ्स में मेरे स्टार्टिंग में तो बहुत मेरे रॉन्ग होते थे। एक्यूरेसी पे मैंने सबसे ज़्यादा अपना वर्क किया है। पहले मेरी बहुत रॉन्ग होते थे, क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स पहले होती थी, एक तो और प्लस मुझे लग रहा है कि इसका ये आंसर होगा बट उसका वो आंसर नहीं होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे तुक्के नहीं लगते थे कभी भी, ये मैंने मॉक्स में देखा। तो फिर लेकिन एक्यूरेसी पे मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया था जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरा एक्यूरेसी पे हुआ, तो इवेंचुअली मेरे मार्क्स भी बढ़ गए। तो मैथ्स में मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट के टाइम पे मेरे सही होते थे। फाइनल जो हुआ था उसमें मेरे मैथ्स में 1 गलत था। Then study tips I've already given कि discipline and consistency are the must। तो अगर आपका मतलब ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है जहाँ पे आप डिसिप्लिन्ड वे में एक जगह बैठ के कर रहे हो चीज़ें, तो ठीक है। और या आप किसी की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। जैसे आप रिसोर्सेज जो सारे हर जगह से अलग-अलग जगह से क्लब करोगे प्रीवियस ईयर से, ये वाली बुक से, वो वाली बुक से, दे आर ऑलरेडी कंपाइल्ड समवेयर। तो आप उधर से ऑलरेडी कंपाइल्ड ले लो। मैथ्स में 1-2 टॉपिक स्किप करना रिस्की है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक दैट यू आर स्किपिंग। अभी आप अगर पूरा ट्रिग्नोमेट्री स्किप कर दोगे तो बहुत रिस्की है। आप पूरा वेक्टर स्किप कर दोगे तो बहुत रिस्की है। बट जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अलग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री हर जगह भी यूज होता है।
मतलब बाकी सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री चला आता है। तो अगर आप उसको स्किप कर दोगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो नहीं ही होंगे, प्लस जो बाकी टॉपिक्स में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है वो वाले क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो बेसिकली स्किपिंग अ लॉट मेजर पोर्शन। ऑब्वियसली छोटे मोटे टॉपिक जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन करके एक टॉपिक था, वो मुझसे हुआ नहीं था, मतलब मुझसे पर्टिकुलरली नहीं हुआ था लास्ट के टाइम पे, तो मैंने वो स्किप कर दिया था क्योंकि उसके इतने क्वेश्चन आते नहीं थे और मेरे से हो भी नहीं रहा था। पहली बात तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूला याद करने को जो मुझसे याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने स्किप कर दिया और वो टाइम मैंने बाकी चीजों में इन्वेस्ट किया जो मुझसे हो रहा था। बाइनोमियल के उतने वैसे नहीं आते, बट बाइनोमियल तो अच्छा टॉपिक है, मतलब इजी भी है, बट थोड़ा लेंदी टॉपिक है। मतलब मेरे रजिस्टर में काफी मतलब पेजेस ज्यादा थे बाइनोमियल चैप्टर के, आई रिमेम्बर। तो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, बट वो टॉपिक बहुत इजी है, तो अगर आप बना सकते हो तो बना लो बेसिक से। बहुत डिफिकल्टी बाइनोमियल डीप में जाने की जरूरत नहीं है इतना। स्टैट्स के भी जैसे मैंने बताया बेसिक बेसिक कर लो सारे के सारे। अगर आपका इस पॉइंट पे हो कि बिल्कुल ही नहीं है कि स्टैट बन सकता है, आपको कुछ ही नहीं आता है, तो मीन मोड मीडियन और जो भी वो जो जितने भी उसके फॉर्मूलेज होते थे, जैसे कि अगर बेसिक चीज निकालने को आए तो कर लेना। हाँ, और जैसे स्टैट्स में एक टेबल टाइप का होता है कि जैसे किस सारे नंबर में +5 कर दिया तो मीन में उसका क्या चेंज आएगा, मोड में क्या चेंज आएगा, मीडियन में क्या चेंज आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या चेंज आएगा, वेरिएंस में क्या आएगा। और तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और इसका क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे भी, और बहुत अलग अलग जगह आ जाता है क्वेश्चन, और बहुत ही इजी है। और मतलब जैसे कि फ्री के क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स होते हैं उसके, तो वो टेबल जरूर याद कर लेना। और जैसे रीजनिंग में एप्टीट्यूड के अगर कुछ ट्रिक्स आपको पता हो तो वो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हो। एंड अगेन कोई तुक्का नहीं लगाना है एग्जाम में। हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स बहुत मतलब ज्यादा चीजें हैं स्किप करने को, बट आई वुड सजेस्ट कि जो भी उसके बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं सारे के सारे वो आप कर लो। जैसे लैटिस रेक्टम के फॉर्मूले होते हैं, हाँ, और जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो फॉर्मूलेज बनते हैं वो। और जैसे कि कुछ कुछ ट्रिक्स नहीं, बट सर ने ये चेकिंग का तरीका बताया था कि एक कोई इक्वेशन है, अगर हम वो मेथड ऑफ रिजेक्शन वाला जो होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने इलिप्स पे ले लिया, जैसे इजी करने के लिए क्वेश्चन को पूरा प्रूव करने को आया है, तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट, इजी वाले जो पॉइंट होते हैं एजेस वाले पॉइंट्स हमने ले लिए और उससे हमने डिराइव कर लिया कुछ। तो वो बड़े प्रूफ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से इजी हो जाता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करना है, मेथड ऑफ रिजेक्शन, कि इस पॉइंट पे ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो उनको क्रॉस करना है। ये नहीं कि एक कर रहा है तो उसको टिक कर दो, मे बी किसी और पे भी वो कर रहा हूँ, या उस पे किसी और क्वेश्चन किसी और पॉइंट पे दूसरा वाला कर रहा हूँ, तो मेथड ऑफ रिजेक्शन इसको फॉलो करना है अगर आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो तो। ड्यू ड्यू में एक्चुअली निमसेट के अलावा, निमसेट में जितने टॉपिक्स आते हैं उसके अलावा काफी सारे एडवांस टॉपिक्स भी आते हैं। तो अभी अगर आपका वो सारे एडवांस टॉपिक्स आपने नहीं स्टार्ट करें तो डोंट गो फॉर दैट, कि आपका जो अलग है वो भी नहीं हो पाएगा फिर। तो अगर आपने ऑलरेडी वो सारा कर रखा है, आपको रिवाइज करना है, देन यू कैन रिवाइज दोज टॉपिक्स। और पहले बात तो आपको सिलेबस का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या क्या आता है उसमें। मैंने ड्यू का फॉर्म नहीं फिल किया था, मैंने निमसेट का ही किया था, और क्योंकि बाकी के फॉर्म तब तक आए नहीं थे, निमसेट में हो गया तो फिर मैंने किया ही नहीं, बाकी के फॉर्म्स ही निकल के। मिनिमम स्कोर मैं नहीं बता सकती ना, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं बता सकती, इट डिपेंड कि पेपर कैसा आएगा। जैसे 2019 पे 400 वाले को बहुत अच्छा मिल गया था रैंक, और 2021 में 400 पे बहुत नीचे रैंक चला गया था। तो इट डिपेंड, मतलब रैंकिंग से कॉलेज अलॉट होता है ना कि मार्क्स से। तो डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। मुझे मैथ्स के याद नहीं है ऑनेस्टली, मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे। अराउंड 38 अराउंड थे आई गेस, 38 के आसपास थे, एज फार एज आई रिमेम्बर, वैसे तो याद नहीं है मुझे। और मतलब जैसे मुझे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिले मैथ्स में
जो मतलब मुझे लग रहा था कि ये होगा, बट आई वॉजंट श्योर, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो यही करना है। और बाकी वो क्वेश्चन मतलब आपका तुक्का सही हो रहा हो चाहे गलत हो रहा हो, आपको अगर बिल्कुल श्योर नहीं हो तो आपको स्किप करना है। 40+ मैंने बताए थे। नहीं तो याद नहीं है, तो मुझे 40+ तो नहीं किए थे मैंने, मुझे इतना याद है। 40 से एक दो कम किया था। बहुत लोग ने लेकिन 40+ किए थे, मतलब करने वाले थे, 40+ इजिली हो सकते थे। आप पहले वाला क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू जरूर लगाओ, जिससे यूल गेट द आइडिया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या हमारी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग। इंग्लिश इंग्लिश के लिए कुछ मत करो मेरे ख्याल से। इंग्लिश के लिए मॉक्स में जितना हो जाता है उतना ठीक है। कुछ कुछ जैसे बहुत ही बेसिक से होते हैं वो हर बार ही आते हैं, जैसे टू कैच अ टाटर, तो वो काफी कॉमन सा है, मुझे तो सारे मॉक्स में दिखा था और शायद वो फाइनल क्वेश्चन में भी था। तो सारे मॉक और प्रीवियस ईयर के लगा लो बस, और इंग्लिश में ऐसा कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। इंग्लिश में तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर नहीं आता है। मॉक में की मिस्टेक्स हो रही है तो यू हैव टू बी केयरफुल। इसमें कुछ मतलब अलग से कोई ट्रिक नहीं है इसको रिजॉल्व करने की। मेरी स्टार्टिंग में बहुत होती थी और फिर प्रैक्टिस करते 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 ये हो रहा है। जैसे कि मुझे पता है कि मैं इस वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन था वेक्टर का जिसमें मुझे पता है कि इसका ये आंसर नहीं है, पर पता नहीं कैसे मैं हर बार ही वो ही गलत आंसर सेलेक्ट करती थी मॉक में। और ये चीज मेरे साथ कंटिन्यूअसली होता जा रहा था। मुझे पता है कि वाला मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं है और फिर मैं कंफ्यूज होकर हर बारी करती थी। तो वो एक क्वेश्चन वाला तो इवेंचुअली मैंने मतलब बहुत मुश्किल से वो चीज मेरी रिजॉल्व हुई थी। मैंने लिख लिया था वो क्वेश्चन जिसमें मैं बहुत मिस्टेक करती थी, बहुत मिस्टेक मतलब सिली मिस्टेक करती थी कि वाला क्वेश्चन मेरे गलत होने ही होने हैं। तो वो मैं लिख लेती थी और उसको अलग से डिवाइड करती थी। एक दो क्वेश्चन थे ऐसे जो मुझे मार्क्स में मिले थे। Any other questions if I can? If you guys are having any questions, then you can put those in the chat section. Otherwise, we'll end the meet. How to handle stress? How do you handle stress, like generally? पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बट मुझे तो काफी चीज से रिलेटेड होता है। तो लाइक जनरली जो भी मेथड फॉलो करते हो आप वो कर लो, सबका अलग अलग होता है स्ट्रेस बस्टर। जैसे कि आई हैव अ फ्रेंड जो मंडाला आर्ट करती है, उसका स्ट्रेस बस्टर होता है, तो वो बहुत डिटेल्ड होता है मंडाला, लेकिन हमें वो देख के स्ट्रेस हो जाता है। तो सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसको उसको बहुत मतलब सूदिंग लगता है सब करना। तो जैसे आई प्रेफर लिसनिंग टू म्यूजिक और ईटिंग समथिंग, तो स्ट्रेस ईटिंग नहीं होता है। तो जिससे भी आपका जो भी आपका स्ट्रेस बस्टर है ये आपको ज्यादा पता होगा, दैट इज लाइक पर्सनलाइज है काफी। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कितनी चीजों को मैंने दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बोल दिया है, आप लोग सोच रहे हैं सबको बोल रही है। तो जैसे टाइम मैनेजमेंट में अभी मॉक में ऐसे एनालिसिस आप कर सकते हो कि जैसे अगर डिफिकल्ट आ रहा है, तो डिफिकल्ट पेपर में क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन बनते नहीं है, तो हमारे पास टाइम तो बहुत रहता है, बस हमें क्वेश्चन बनाने पे होता है। और इजी क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन बन रहे होते हैं एक्चुअली। तो ये होता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी हो रहा है हमसे, तो फिर कैसे टाइम मैनेज करें। तो उसमें होता है कि जो सबसे इजी वाले हैं और सबसे हाई वेटेज के क्वेश्चन है वो पहले कर लो, उसके बाद आप लो वेटेज वाले पे जाओ। जैसे कि आपको पता है कि लेट्स से
15 मिनट्स में आपसे मैथ्स के 4 क्वेश्चन बन जाएंगे और इंग्लिश के भी 4 क्वेश्चन बनेंगे, या लेट्स से कंप्यूटर के भी 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो आप मैथ्स के 4 क्वेश्चन को प्रेफरेंस दो क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट का इशू बहुत लोग को आता है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने ये अपना पर्सनलाइज बना रखा था, आपको मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट आपका मॉक करते करते आपको समझ आना जाना चाहिए कि आपका कौन सा वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा है, जिसमें आपका ज्यादा स्कोरेबल है, तो वो आप करो। जैसे मैंने अपना पर्सनलाइज ये बनाया था कि 1 घंटे में मतलब 1 घंटे वॉज द लिमिट, कि 1 घंटे मुझे मैथ्स के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं कैसे भी करके। अब 1-2 क्वेश्चन बच रहे हैं कि मैं 48 पे हूँ और मेरा मतलब 1 आवर अब मतलब अप हो गया है, तो मैं थोड़ा बहुत टाइम दे सकती हूँ, बट एक ज्यादा नहीं देना है। तो मैंने इतना बना लिया था कि उतने में ही मुझे रुक जाना है। अगर मेरे जैसे मैं 1 घंटा मेरा ओवर हो गया और मैं 30 क्वेश्चन मैंने कि 10 क्वेश्चन बचे मेरे, तो मैं उसको वहीं पे स्किप कर देती, वहीं पे पॉज करके, स्किप नहीं बट आई लाइक आई यूज्ड टू पॉज द मैथ सेक्शन एंड मूव ऑन टू द रीजनिंग पार्ट, क्योंकि उसके बाद वो सबसे ज्यादा वेटेज का होता है। तो रीजनिंग पे मैं जाती थी और फिर रीजनिंग करके, कंप्यूटर करके, इंग्लिश करके, ओवरव्यू सब देख के जैसे जैसे हो रहे, फिर मतलब वापस आने का टाइम मोस्टली मुझे मिल जाता था लास्ट के मोमेंट्स में, जब मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट मतलब अच्छा कर लिया था फिर, क्योंकि इजी पेपर में टाइम मैनेजमेंट का इशू आता रहता है, तो आपको वो प्रैक्टिस से ही होगा। एमसीए में, हाँ, जैसे ये चीज, ये ना काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैथ मतलब निमसेट में जितना आ रहा है उतना एमसीए में आता है कि नहीं। तो काफी टाइम मतलब काफी यूज होता है। जैसे हम डीएसए के क्वेश्चन लगाते हैं तो मैथ्स का तो अलग से सेक्शन होता है। जैसे मैथ्स में कई बारी हमें मतलब मैथ्स यूज करके हमारा जो भी हम डीएसए का क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो इजी हो जाता है, या बेटर अप्रोच हम ओवन में कर लेते हैं वो चीज। तो मतलब कई सारे क्वेश्चन है, मतलब मैथ्स है आगे जाके कई मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है मैथ्स की। तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस मैं ऐसी करती थी कि जैसे मॉक टेस्ट मैंने कर लिया और अगर मैंने उसमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करे हैं तो मेरा कम टाइम लगता था थोड़ा, और मैं उसके बाद बेटर अप्रोच देख लेती थी कि मेरा वाला सही है, मेरा वाला सेम है, या सोल्यूशन में बेटर दिया है। तो जो भी होता था बेटर मैं देख लेती थी। अगर नया मिल रहा है, जैसे कि ये भी होता था कि कोई मुझे नया सोल्यूशन दिखा लेकिन वो मेरे एकदम सर के ऊपर से जा रहा है और मेरे वाले से आ रहा है अच्छा खासा आंसर और टाइम पे आ रहा है आंसर, बहुत टाइम नहीं लग रहा है, तो मैं उसको स्किप कर देती थी। और बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए हुए हैं उसको फिर मैं करती रहती थी। जो क्वेश्चन मतलब मैंने नहीं किए हुए हैं उसका सोल्यूशन देख लेती थी। और रिवीजन के टाइम पे जैसे लास्ट के मोमेंट्स पे ऐसे करते थे कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो प्रोबेबिलिटी के थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज कर लिया। तो ऐसे एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिवीजन ऐसा भी हो जाता था। हाँ, स्टार्टिंग में पूरा पेपर, जैसे पूरा पेपर अगर आप नहीं गो थ्रू कर पा रहे हो ऑनलाइन में एक एक को, क्योंकि आपको ऑनलाइन में क्लिक कर करके देखना पड़ता है, और ऐसे ऑफलाइन रहता है तो यू कैन स्कैन इट। और तो उसमें जैसे आप सेक्शन वाइज रिव्यू कर सकते हो कि एक एक क्वेश्चन में मैंने वैसे इतना मेरे से हो नहीं पाता था, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं ऐसे स्कैनिंग करती थी कि मैंने क्वेश्चन खोला, फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर वो एकदम से हो रहा है तुरंत इजी सा है तो मैं तुरंत ही करके उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती थी। अगर मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा तो तुरंत उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे करती थी। ऐसे मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करती थी और फिर मार्क पर रिव्यू कर लेती थी। एनी अदर डाउट? मॉक में मैथ्स में ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता है ना। आप बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि कितना स्कोर बनता था आपका और कितने स्कोर अच्छा होगा और कितना क्या स्कोर में मुझे एनआईटी मिलेगा और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ये सब काफी मतलब बहुत वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव है बहुत। आपसे जितना मैक्सिमम एक्यूरेटली बन पा रहा है उतना बना। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग आई डोंट थिंक आती है, बट हाँ जो जो 2021 वाला था उसमें कंप्यूटर बहुत इजी नहीं आया था,
जैसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं देखा मैंने तो। आप जैसे सी कर लेना आप, उसके अलावा आई डोंट थिंक आएगा। सी मतलब जैसे कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, और बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन बेसिक बेसिक वाले आते हैं, और बूलियन अलजेब्रा के काफी आते हैं क्वेश्चन। तो बस याद नहीं आ रहा मुझे। आप प्रीवियस, अगर आपको जैसे ओवरऑल ऐसे ओवरव्यू वाला आइडिया चाहिए, तो यू कैन गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू में सारे टाइप के आपको मिल जाएंगे कि किस टॉपिक से आते हैं। तो डोंट स्किप एनीथिंग, मतलब ऐसे ओवरव्यू में जैसे पूरा पूरा रीजनिंग आपने स्किप कर दिया, पूरा पूरा कंप्यूटर स्किप कर दिया, डोंट डू दैट। सबको कुछ कर लो। अगर आपको जैसे कुछ, अगर किसी को इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, तो आप इंग्लिश का बेसिक थोड़ा बहुत देख लो प्रीवियस ईयर वाले। अब इंग्लिश आप पूरा एक साथ नहीं सीख सकते जैसे, तो प्रीवियस ईयर वाले देख लो अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो। पीवाईक्यू में प्रोग्रामिंग नहीं है तो नहीं आएगा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आई डोंट थिंक आता है अभी एक भी बार, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट के क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने, मैं जितने घंटे पढ़ाई करती थी उतने घंटे आप कर लोगे क्या? आपसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो पा रहा है उतना आप कर लो। अ, हो पा रहा है मतलब उतना, कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान, किसी ने बोल दिया 14 आवर्स पढ़ने से ये क्रैक हो जाएगा तो आप 14 आवर्स पढ़ने लग जाओ। जितना आपसे हो पाएगा उतना तो करोगे ना। मेरा वैसे जितना, जब तक सर की क्लासेस चलती थी सुबह से लेकर रात तक का, तब तक मैं करती थी। उसके जब क्लासेस नहीं चल रही होती थी तो मैं होमवर्क कर रही होती थी, प्रैक्टिस कर रही होती थी, और उतने में ही मेरा टाइम वो हो जाता था। और फिर जब क्लासेस मतलब सिलेबस खत्म हो जाता गया था, और फिर हमारे रिवीजन के लिए सर टाइम देते थे कि क्लास नहीं है रिवीजन करो, तो उसमें मैं सेल्फ स्टडी करती थी, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऑलरेडी बन चुका था कि मुझे इतने से इतने टाइम तक पढ़ाई करनी ही करनी है। तो अगर क्लासेस नहीं हो रही हैं तो फिर मैं अपना पढ़ लेती थी या थोड़ा सा ब्रेक ले लेती थी। एनी मोर क्वेश्चन? लखनऊ से लिया। हु इज इट? राज। एनी मोर वैलिड क्वेश्चन? ओके, you should actually talk to sir regarding this section वाला, बट आई कैन टेक इट। ऐसा मेरा तो कुछ था नहीं, जो भी आपका प्रेफरेंस हो उस पर देना होता है। अभी आप पेपर पे फोकस कर लो। जब पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब कॉलेज सिलेक्शन काउंसलिंग वाली बात करते हैं। जैसे अभी जैसे कुछ लोग सोचते रहते हैं, ऐसे कॉलेज के बारे में पहले सोच रहे हैं, जैसे सब करते नहीं है ओवर थिंकिंग। तो कॉलेज के बारे में पहले सोच रहे हैं ये वाले कॉलेज जाएंगे, ये करेंगे, और जो करना चाहिए अभी वो नहीं करते। तो जो जो अभी आपको फोकस करना चाहिए इस पे आप कर लो फोकस। हम्म, हाँ ये बता दिया मैंने। 2023 के लिए कर रहे हो आप? तो 2023 में अब अभी आपके पास है अच्छा खासा टाइम, तो आप अभी अपने बेसिक्स पूरे स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे कि पहले सर लेते थे इनक्वालिटीज, लॉग, मॉड, और इन सब की क्लासेस, तो लोगों को लगेगा कि ये काफी बेसिक सी चीजें हैं और इसका मतलब इतना कोई यूज नहीं है। बट वही बेस हमारा स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेसिकली होती है ना, कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो उसी से ही होता था। जैसे काफी सारे क्वेश्चन हमें 100 क्वेश्चन दे देते थे, होते सारे इजी से थे, जल्दी जल्दी बन जाते थे, बट ऐसे देखने में सुनने में लगता है कि 100 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा है। तो कुछ होता नहीं था, जल्दी से बन जाते थे, बट ऐसे प्रैक्टिस बनती है हमारी। और बेस अगर स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि आपको एक बड़ा सा कोई क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो आपको पूरा वो आ रहा है, स्टेप्स आ रहे हैं कि कैसे हमको क्या करना है, बीच में लेकिन एक लॉ की प्रॉपर्टी यूज हो रही है और वो आपको नहीं आती है, तो बहुत रिग्रेट होता है, बहुत बुरा वाला, कि लॉग नहीं आ रहा है और तो नहीं तो हम क्वेश्चन कर लेते। तो बेस आप पहले स्ट्रॉन्ग कर लो पूरा अच्छे से, और उसके बाद भी तो काफी टाइम है आपके पास, तो
अभी बेसिक मैथ्स पे फोकस करो और उसके बाद धीरे धीरे करके टॉपिक बाय टॉपिक करते जाओ। यही चल रहा है लास्ट 1 आवर से। डूज एंड डोंट्स, अभी कुछ नया टॉपिक मत स्टार्ट करो डोंट्स में। अगर आपका कोई टॉपिक में बहुत डिफिकल्टी हो रही है करने में, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ही नहीं किया है, तो आप बेसिक उसका देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सारे देख लो और जो बेसिक इजी वाले क्वेश्चन होते हैं वो देख लो, तो बस। और पूरा एकदम उसको डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है अगर आपने कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट किया तो। और बाकी डूज में जो भी अभी तक आपने किया है, जो भी आपके नोट्स हैं, कीप रिवाइजिंग देम और अपनी ही नोट से पढ़ना लास्ट मोमेंट में। ये नहीं कि उसके नोट ज्यादा सुंदर लग रहे हैं तो हम वो पढ़ लें, अपने नोट से अलग वो होता है, एक थोड़ा अटैचमेंट भी रहता है, मुझे तो हो जाता है। अभी तक रैंडम वेरिएबल के अभी तक क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो एक अगर इजी वाले होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल के बहुत इजी वाले होते हैं, आई गेस ये एनसीईआरटी में भी होते हैं, तो एकदम बेसिक वाले देख लो कि मतलब मान लो कि बहुत ही इजी वाला आ गया रैंडम वेरिएबल का और फिर तुमने उसको स्किप करा हुआ है, तो एकदम इजी वाले देख लो। बहुत वैसे करने के लिए अभी मेरे ख्याल से कोई भी नया टॉपिक मत ही स्टार्ट करो, अगर वो इम्पोर्टेंट है और उसके क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में वो कर लो बस। और जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने नहीं किया था उतना, क्योंकि मेरा लास्ट तक बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, तो मैंने उसके सारे बेसिक क्वेश्चन देख लिए थे और जो प्रीवियस ईयर में आए थे वो। देर इज नो लिमिट। आप मतलब मुझे नहीं पता, आप 14 आवर्स डेली, 8 आवर्स डेली, मतलब 8 आवर्स अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो आप वो एक्चुअली पढ़ भी रहे हो या बीच बीच में जोन आउट हो रहे हो। तो मे बी आप 8 आवर्स बैठे हो अपनी स्टडी टेबल पे बट यू आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग, तो देन इट वोंट रियली बेनिफिट। मीनवाइल अगर आप 4 घंटे भी अच्छे से बैठ के पढ़ लो, पूरे टाइम पढ़ना है फिर, तो इट कुड गो अ लॉन्ग वे। और बाकी हैबिट बनाओ बैठने की, क्योंकि अभी अभी हैबिट बनाओ, क्योंकि आगे चल के भी हमें वही करना है। और ये भी ऐसे करो जैसे सर ऐसे क्वेश्चन देते हैं कभी, अभी तो मॉक्स वगैरह ही चल रहे होंगे, बट जो लोग लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर कोई शीट मिल रही है या होमवर्क मिल रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं होमवर्क के लिए, तो एक साथ बैठ के उसको दो, यानी 10 क्वेश्चन अभी, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके 10 क्वेश्चन बाद में, ऐसा मत करो, एक साथ 50 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो। और अभी सर ने शायद अपना जो डेली टेस्ट होते थे उसका भी पैटर्न शायद चेंज कर दिया है, अभी आई डोंट नो फॉर श्योर because obviously I'm not giving you a test। तो ये प्रैक्टिस करो 1 घंटे में 50 मैथ्स के क्वेश्चन करने की। Any more questions? Okay, if you guys don't have any question, then I would end the meet now. Right, all the best for your exam and do your best.